हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे मध्यकाल में झारखंड, ये मध्यकाल में झारखंड का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग पूर्व मध्यकाल के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर मध्यकाल। तो चलिए, उत्तर मध्यकाल में हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं बख्तियार खिलजी के बारे में। बख्तियार खिलजी की क्या स्टोरी है, तो देखिए इसमें बेसिकली कहा गया है कि 1206 यानी कि 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने झारखंड होकर बंगाल के सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन की राजधानी नादिया पर आक्रमण किया था। किस पे आक्रमण किया था, तो सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन की राजधानी नादिया पर आक्रमण किया था। इसी का नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि यह बिहार का पहला स्वतंत्र शासक था। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति भी था। कौन? बख्तियार खिलजी जो था वो बिहार का पहला स्वतंत्र शासक था और कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति भी था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी की क्या स्टोरी है, तो बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 ईस्वी में अपने सेनापति लच्छू मलिक को नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था। किसे भेजा था? अपने सेनापति लच्छू मलिक को भेजा था। किसने भेजा था? अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। कब भेजा था? तो 1310 को भेजा था। तो इसे आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये पहले भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए इसी का नेक्स्ट टॉपिक अगर देखें तो नेक्स्ट टॉपिक है कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति लच्छू मलिक ने नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया। अलाउद्दीन खिलजी का ही सेनापति लच्छू मलिक जो था वो किसे मजबूर किया था कर देने पे? तो नागवंशी शासक को विवश किया था कर देने के लिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं इसी का कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर दक्षिण भारत के विजय अभियान पर दे समय झारखंड से गुजरा था। तो ये बेसिकली एक छोटा सा टॉपिक है जिसे आपको ध्यान में रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो था मलिक काफूर था वो दक्षिण भारत के विजय अभियान पर जाते समय झारखंड से ही गुजरा था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक का क्या स्टोरी है, तो बेसिकली इसमें हम लोग देखते हैं कि तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति मलिक बया हजारीबाग क्षेत्र में चाई चांपा, जो कि हजारीबाग के पश्चिमोत्तर भाग में स्थित है, तक आ पहुंचा था। जबकि संथाली स्रोत के अनुसार यह आक्रमण इब्राहिम अली के नेतृत्व में हुआ। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आपको अच्छे से याद करना है कि तुगलक वंश के शासक जो था वो कौन था, तो वो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका सेनापति मलिक बया था, जो हजारीबाग क्षेत्र के चाई चांपा तक जा पहुंचा था। लेकिन एक्चुअली में कहा जाता है कि संथाली स्रोत के अनुसार यह आक्रमण इब्राहिम अली के नेतृत्व में हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक के नेतृत्व में नहीं हुआ था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इसका देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने लच्छू बिन आजमुल मुल्क को सतगामा, जो कि कोडरमा में है, का शासक नियुक्त किया था। तो आपको ये भी याद रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे शासक नियुक्त किया था, तो जो था आपका छज्जू बिन आजमुल मुल्क। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसी का आपका कि तुगलक के काल में नागवंश राजा हरिकर्ण था। नागवंश राजा कौन था, तो वो था आपका हरिकर्ण। ये भी आपको याद रखना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक की क्या स्टोरी है, तो बेसिकली फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के शासक शमसीउद्दीन शाह को पराजित कर हजारीबाग के सतगावा कोडरमा क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया था और इसे अपने जीते हुए क्षेत्र की राजधानी बनाया था। तो इसे भी आपको याद रखना है कि कौन, तो फिरोज शाह तुगलक जो था वो बंगाल के शासक शमसीउद्दीन शाह को पराजित कर हजारीबाग के सतगावा कोडरमा क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया था और इसे अपने जीते हुए क्षेत्र की राजधानी बनाया। ठीक है, जीते हुए क्षेत्र की क्या बनाया? राजधानी बनाया। ये भी आपको इस टॉपिक में याद रखना है। ये टॉपिक बेसिकली इतना ही थोड़ा सा था और ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लोधी वंश। लोधी वंश की क्या स्टोरी है, तो बेसिकली लोधी वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त था। इस काल में छोटा नागपुर पर शासन करने वाले नागवंशी राजा प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण तथा विराटकर्ण थे। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है कि उस टाइम लोधी वंश का शासक जो था वो झारखंड पे नहीं था। इस काल में छोटा नागपुर पर शासन करने वाले नागवंशी राजा कौन कौन थे, तो वो थे आपके प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण तथा विराटकर्ण। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इसका देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि 1494 में सिकंदर लोदी के भय से जौनपुर के शासक हुसैन शाह सकरी ने झारखंड के साहिबगंज में शरण ली थी। तो भी आपको याद रखना है कि कौन था जो सिकंदर लोदी के भय से झारखंड के साहिबगंज में शरण लिया था, तो वो था आपका हुसैन शाह सकरी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका आदिल शाह द्वितीय
जिसे बीजापुर का शासक कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसकी क्या स्टोरी है उसको हम लोग जानते हैं। तो ये बेसिकली खान देश की शक्तिशाली शासक आदिल शाह द्वितीय, जिसे आदिल खां द्वितीय भी कहा जाता है, ने अपने सैन्य दल को झारखंड भेजा था। ठीक है, अतः उसे झारखंड सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। किसे झारखंड सुल्तान के नाम से जाना जाता है? तो वह है आपका आदिल शाह द्वितीय, जिसे झारखंड सुल्तान के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इन्होंने अपने सैन्य दल को झारखंड में भेजा था। चलिए इसी के साथ ये टॉपिक होता है कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है इसका शेरशाह। शेरशाह जो अफगान शासक था, इसकी क्या स्टोरी है? तो इसका स्टोरी जो है वो ये है कि शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष के अपने विभिन्न अभियानों में झारखंड क्षेत्र का प्रयोग किया था। ठीक है, किसके लिए झारखंड क्षेत्र का प्रयोग किया था? तो मुगलों के विरुद्ध संघर्ष के लिए अपने अभियानों में झारखंड क्षेत्र का प्रयोग किया था। चलिए इसी का और भी टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसका कि शेरशाह बंगाल अभियान के बाद मुगलों को चकमा देकर राजमहल झारखंड के रास्ते ही रोहतासगढ़ पहुंचा तथा 1538 ईस्वी में रोहतासगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि शेरशाह जो था वो बंगाल अभियान के बाद मुगलों को चकमा देकर किस रास्ते रोहतासगढ़ पहुंचा था? तो वो है आपका कि राजमहल झारखंड के रास्ते रोहतास पहुंचा था। और इसने कब रोहतास के किले पर अपना अधिकार जमाया था? तो वो था आपका 1538 ईस्वी में। चलिए इसी का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका शेरशाह के शासन काल में झारखंड में शाही सिक्कों की प्रचलन तेज हुई। कब शाही सिक्कों की प्रचलन तेज हुई झारखंड में? तो वो था आपका शेरशाह के शासन काल में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इसी का देखते हैं जो है आपका कि 1538 ईस्वी में शेरशाह के सेनापति ख्वास खां ने दरिया खां के साथ मिलकर चेरो महाराज महारथ चेरो को परास्त कर श्याम सुंदर नामक एक सफेद हाथी प्राप्त किया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि 1538 में क्या हुआ था? तो बेसिकली 1538 में शेरशाह के सेनापति कौन था? उसका सेनापति तो वो था आपका ख्वास खां, जो कि दरिया खां के साथ मिलकर चेरो महाराज महारथ चेरो को परास्त किया। किसे परास्त किया? तो महाराज महारथ चेरो को परास्त कर श्याम सुंदर, क्योंकि उसके पास एक श्याम सुंदर नामक हाथी था जिसे वो प्राप्त कर चुका था। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसका जो है आपका कि 1539 में चौसा के युद्ध में शेरशाह ने मुगल शासक हुमायूं को पराजित कर रोहतास से बीरभूत तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसके बाद लगभग 35 वर्षों तक राजमहल क्षेत्र पर शेरशाह व उसके वंशजों का अधिकार रहा। ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे आप पॉइंट बाय पॉइंट अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा कि 1549 में चौसा के युद्ध में शेरशाह ने मुगल शासक हुमायूं को पराजित कर रोहतास से बीरभूत तक अपने साम्राज्य को विस्तार किया। कहां से कहां तक किया? तो रोहतास से बीरभूत तक। किसे परास्त किया? तो वो था आपका मुगल शासक हुमायूं को परास्त करके किया। कब किया? तो ये था आपका 1539 में चौसा युद्ध में किया। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। और इसने राजमहल क्षेत्र पर कितने सालों तक अधिकार किया? तो टोटल 35 सालों तक अपने वंशजों के साथ अधिकार किया। तो इस तरह से आपका उत्तर मध्य काल का एक पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे हुमायूं और अकबर के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब राइट IQ।